मिसराज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इससे पहले हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा है और उसमें हमने देखा कि बहुत सारे बदलाव किए गए। देयर वर सो मेनी चेंजेस मेड इन 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और उसके पीछे का जो कारण था वो 1857 का एक बहुत बड़ा रिवोल्ट था। तो ब्रिटिश सरकार ने पूरी की पूरी जो भारत की शासन व्यवस्था थी उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया पूरी तरह समाप्त और अब भारत जो है, इंडिया was the colony of the British government। यानी भारत जो है अब पूरी तरह ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश बन गई। तो ये बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही साथ आप अपने सीक्वेंस को बढ़ाने के लिए उस वीडियो को भी देखिए। और उससे पहले के बहुत सारे वीडियोज हैं जो अलग अलग टॉपिक पे हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे, इकोनॉमिक्स पे, फोर्थ पेपर में एथिक्स के ऊपर भी कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। आप उन सब वीडियोस को भी बारी बारी से देख सकते हैं और पीएससी और यूपीएससी की तैयारी में आपको ये वीडियोस जरूर मदद करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो 1861 का जो ये काउंसिल एक्ट कहलाता है, दिस इज द काउंसिल एक्ट, दिस इज नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दिस इज द काउंसिल एक्ट। यानी कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उस काउंसिल में ये बदलाव ला करके, भारत के प्रशासन में बदलाव ला करके इसको कंट्रोल करना चाहते। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि फर्दर हम आपको ये भी बताएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, काउंसिल एक्ट और चार्टर एक्ट, इन तीनों में थोड़े थोड़े अंतर हैं। तो क्या अंतर है वो हम आपके फर्दर किसी क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि ये काउंसिल एक्ट था, क्योंकि काउंसिल तो आप समझते हैं कि जो गवर्नर जनरल थे जिसको 1858 के एक्ट में क्या कर दिया गया था, वाइसराय नाम दे दिया गया था। क्योंकि 1858 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और 1858 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। तो वायसराय जो थे वो ब्रिटिश सरकार के सीधे प्रतिनिधि के तौर पर काम करने लगे। तो इसीलिए नाम में थोड़ा बदलाव किया गया कि गवर्नर जनरल की जगह पे वायसराय नाम दे दिया गया। तो गवर्नर जनरल या फिर वायसराय, तो थोड़े समय तक ये कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए दोनों शब्दों का इस्तेमाल, दोनों नामों का इस्तेमाल किया जाता रहा। तो कभी कभी गवर्नर जनरल भी बोल देते हैं और कभी वायसराय भी बोल देते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जब 1857 के बाद जब 1858 का एक्ट आया तो उस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। तो वायसराय को जो काउंसिल बनाई गई, एक काउंसिल की उन्हें मदद करेगी उनके काम को करने के लिए। तो उस काउंसिल में जो बदलाव लाने की कोशिश की गई समय समय पर, वही कहा जाता है काउंसिल एक्ट के रूप में। तो इसका बैकग्राउंड क्या था, क्यों लाया गया? तो पहली चीज तो यह कि 1857 के रिवोल्ट का असर काफी ज्यादा हुआ था ब्रिटिश सरकार के ऊपर। तो उस असर को कम करने के लिए वो ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि जो भारत के जो लोग हैं, जो भारत के जो एजुकेटेड लोग हैं, भारत के जो प्रिंसली जो राजा वगैरह हैं, उन सब लोगों से हम मदद लेकर के यहाँ के शासन को चलाएं। तो कोऑपरेशन लेने की बात जो है, पहली बार ब्रिटिश सरकार को समझ में आया कि अगर हमें भारत में शासन करना है, इफ वी वांट टू रूल इन इंडिया देन वी शुड टेक कोऑपरेशन फ्रॉम द इंडियन पीपल आल्सो। भले ही वो छोटे रूप में ही शुरुआत हुई लेकिन हुई जरूर। तो पहला बैकग्राउंड में आप देखेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है ये घटना हुई बहुत बड़ी। दूसरी, ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आया कि नेसेसिटी ऑफ सीकिंग कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस। अगर हमें भारत में शासन को चलाना है तो हमें भारतीयों से मदद लेने की जरूरत होगी। तो इस सोच के साथ भी इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया और इस काउंसिल में कुछ बदलाव किए गए जो हम आगे आपको बताएंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इज द लैंडमार्क
लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये भारत में जो ब्रिटिश शासन काल के दौरान जितने भी बदलाव आए, उन बदलावों में से, उन चेंजेस में से 1861 के जो प्रावधान थे, प्रोविजंस थे, ये एक लैंडमार्क था, ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान था जिसका आज भी भारतीय शासन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे वो प्रभाव आपको दिखाई पड़ता है। देखिए, सबसे पहली चीज जो इस काउंसिल एक्ट की जो विशेषता थी वो ये कि एसोसिएटिंग इंडियंस विथ द लॉ मेकिंग प्रोसेस, यानी कि यहां पर यह बात समझ में आ गई ब्रिटिश सरकार को कि भारत में अगर हमें कानून बनाना है, कोई कानून को क्रियान्वयन करना है, तो ये नहीं चलेगा कि ब्रिटेन में कानून बना दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में और भारत में लागू कर दिया। अब वो समय नहीं है। अगर हम भारत में किसी कानून को लागू करना चाहते हैं, if you want to implement any law in India, then we should have to take the cooperation from the Indian people। तो इस तरह से ये बात समझ में आई ब्रिटिश सरकार को कि एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस, मतलब भारतीयों को भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। आगे बात करते हैं, वाइसरॉय शुड nominate some Indians as non-official members of his expanded council of Viceroy। तो वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस और टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहां पर देखिए क्या चेंज आता है। पहली चीज तो इसमें यह आया कि भाई भारतीयों को सहयोग लेना जरूरी है। फिर जब सहयोग लेना जरूरी है तो शुरुआत किया जाए, कैसे सहयोग ले। तो वाइसरॉय जो है उनको पावर दिया गया कि जो आपकी एक्सपेंडेड काउंसिल है, वो काउंसिल क्या थी, तो वाइसरॉय की जो काउंसिल होती थी वो एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करती थी। वो अगर कोई कानून बनाना हो तो लॉ बनाने की प्रोसेस के रूप में काम करती थी। अब उसको एक्सपैंड करने का टाइम आया। तो एक्सपैंड कैसे हुआ, तो इसमें भी हमने एक बात बताई है कि ये एक्सपेंशन ये हुआ कि ये जो वाइसरॉय की काउंसिल थी, इसमें 6 से लेकर 12, 6 to 12, 6 से 12 मेंबर्स तक इसमें जो है नॉमिनेट कर सकते थे वाइसरॉय। तो एक्सपेंडेड हो गया, यानी कि वाइसरॉय की काउंसिल में एक्सपेंशन किया गया। और वो जो एक्सपेंशन किया गया उसमें कुछ इंडियंस को शामिल किया जा सकता था और ये पावर दिया गया किसको, वाइसरॉय को। वाइसरॉय गिवन द पावर, वाइसरॉय हैड गिवन द पावर दैट यू कैन नॉमिनेट सम इंडियंस इन योर काउंसिल। और इस तरह से, और वो जो मेंबर होते थे जिनको नॉमिनेट किया जाता था उनको ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखना होता था। 2 इयर्स के लिए, वो 2 सालों तक वो रहते थे, फिर कुछ नए मेंबर्स नॉमिनेट हो सकते थे। तो इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस ये था कि अगर इंडियन लोगों को वाइसरॉय की काउंसिल में नॉमिनेट करेंगे तो लोगों में ये मैसेज जाएगा कि जो भी कानून बनाया जा रहा है उसमें इंडियंस यानी कि हमारे भारतीय लोगों की भी भागीदारी है। तो लॉ का एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। जो कानून बना रहे हैं उसका एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा, लोग उसे स्वीकार करेंगे और हमारा जो विरोध है, हमारा जो यानी ब्रिटिश सरकार का जो विरोध है वो कम हो जाएगा। क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में उन्होंने धोखा खाया हुआ था, तो उन्होंने भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए ये एक प्रयास 1861 के काउंसिल एक्ट में किया। तो यह बात एकदम स्पष्ट हो गया आपको कि वाइसरॉय की काउंसिल में लेजिस्लेशन के लिए, कानून बनाने के लिए 6 से लेकर 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया वाइसरॉय को, और उसमें इंडियंस जो लोग थे उनको नॉमिनेट किया जा सकता था। तो पहली बार जब लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेट कर रहे थे, तो मैंने ये कुछ नाम यहां पर देखे हैं कि कौन कौन नॉमिनेट हुए थे। तो ये 3 नाम मैंने बताए जो पहली बार आए थे वाइसरॉय की काउंसिल में। एक तो थे बनारस के राजा ऑफ बनारस, दूसरे थे महाराजा ऑफ पटियाला के महाराजा थे, और तीसरे थे सर दिनकर राव जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी से संबंधित थे। ये 3 लोग वाइसरॉय की काउंसिल में, लॉर्ड कैनिंग जब वाइसरॉय थे
उस समय जो है इसमें शामिल किए गए। तो इस तरह से इंडियंस यानी भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की शुरुआत 1861 के इस काउंसिल एक्ट से हुआ, और चूंकि ये काउंसिल में एक बड़ा बदलाव था इसीलिए इसको काउंसिल एक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। और आगे बढ़ते हैं। It initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to the Bombay एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। अब क्या हुआ था कि आपने जब रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि जो बंगाल के गवर्नर थे, पहले तो देखिए 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, तीनों के गवर्नर होते थे, तीनों अपने अपनी जगह पर काम करने के लिए स्वतंत्र होते थे। फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया तो क्या चेंज किया, उन्होंने बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और जब बंगाल का गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए तो मद्रास की प्रेसिडेंसी और बंबई की प्रेसिडेंसी उनके अंडर में आ गई। तो इस तरीके से एक तरह से पूरा का पूरा बदलाव ये हो गया कि गवर्नर जनरल के अधिकार हो गए ज्यादा, और ये जो प्रेसिडेंसीज थे, जो जैसे बंबई था और मद्रास था, उसके गवर्नर के अधिकार हो गए कम। तो ये प्रोसेस क्या है, सेंट्रलाइजेशन है। फिर 1833 के एक्ट में एक और बदलाव आया, 1833 के एक्ट में क्या कर दिया, उसमें बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको किसका गवर्नर जनरल बना दिया, पूरे देश का, यानी इंडिया का गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। 1833 का एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि भाई जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको पूरे देश का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इस तरीके से उनके पास सारा पावर कॉन्सेंट्रेट कर दिया गया। तो ये जो पावर का कॉन्सेंट्रेशन था ये इस तरीके से बढ़ता जा रहा था, जो कि 1773 में शुरू हुआ था। अब इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्लियर हो गई बात कि अभी तक यानी कि 1773 से लेकर 1833 तक पावर का सेंट्रलाइजेशन हो रहा था, यानी कि गवर्नर जनरल के पावर्स बढ़ते जा रहे थे और प्रेसिडेंसी जो होते थे उनके पावर्स कम होते जा रहे थे। सारे जो पावर्स थे, सारे जो राइट्स थे वो गवर्नर जनरल के हाथ में केंद्रित होते जा रहे थे। अब यहां पर थोड़ी प्रोसेस जो है बदल रही है। ये जो सेंट्रलाइजेशन जो हो रहा था उसको जस्ट उल्टा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यहां शुरू हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस बाय डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द बॉम्बे एंड द मद्रास प्रेसिडेंसी। अब फिर समझिए जरा, बैकग्राउंड में मैं इसीलिए ले गया आपको कि 1833 तक क्या था कि मद्रास और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनके पावर्स को रिड्यूस किया गया, और जो गवर्नर जनरल के पावर थे, चाहे वो बंगाल के गवर्नर जनरल हो चाहे वो इंडिया के गवर्नर जनरल हो, उनके पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। लेकिन 1861 का जो काउंसिल एक्ट आया उससे एक बार फिर से ये देखिए आप, बॉम्बे और मद्रास के जो प्रेसिडेंसीज थे इनके पावर्स को एक बार फिर से बढ़ाया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बंगाल के इसका मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल यानी कि जो वायसराय थे उनके पावर्स में थोड़ी कमी भी कर दी गई कि भाई जो हमारे प्रोविंसेस हैं, जो हमारे जो प्रांत हैं, उन प्रांतों के गवर्नर के भी कुछ अधिकार होने चाहिए। तो ये जो प्रोसेस था, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी यहां पर सत्ता का विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। तो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस अगेन स्टार्टेड बाय द 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट। नाउ गो अहेड यानी कि यहां पर बात यह हुई कि दिस एक्ट यानी कि दिस काउंसिल एक्ट रिवर्स द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी स्टार्टेड इन 1773। इसका मतलब यह हुआ कि इसने एक उल्टी प्रक्रिया शुरू की, यानी कि जो 1773 में जो केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी उस प्रक्रिया को उल्टा कर दिया गया और अब शुरू हो गया डिसेंट्रलाइजिंग प्रोसेस। तो यही बात यहां पर बताया गया है कि रिवर्स सेंट्रलाइजिंग
सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, रिवर्स मतलब उल्टा कर देना, रिवर्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी which was started in 1773. It also provided for the establishment of new legislative council. अब देखिए यहां पर एक और डिसेंट्रलाइजेशन का एक और एग्जांपल आपको मिल जाएगा कि देखिए यहां पर यह भी पावर दिया गया काउंसिल को, जो वायसराय और वायसराय की काउंसिल थी, कि भाई आप लोग अगर नए प्रोविंसेस बनाने हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, यू कैन फ्रेम न्यू काउंसिल्स आल्सो। तो कौन कौन से काउंसिल बनाए? अच्छा, बनाए भी इन्होंने, ये जो है देखिए 1862 में जो है बंगाल में एक लेजिस्लेटिव, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहां पर क्या हो रहा है, प्रोविंशियल, ये जो गवर्नर है उनको मदद देने के लिए, जो प्रोविंशियल गवर्नर है उनको मदद देने के लिए बंगाल में 1862। फिर देखिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते हैं, NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस 1866 में, पंजाब में 1896 में, और बर्मा 1896 में प्रोविंशियल काउंसिल बनाया गया। तो ये एक नई जो काउंसिल बनाने का मतलब क्या हुआ कि उन प्रोविंसेस को भी पावर्स दिया गया कि आप भी कुछ मुद्दों पर, कुछ विषय पर कानून बना सकते हैं। तो एक तो वायसराय की काउंसिल हो गई सेंट्रल लेवल पे, और दूसरी तरफ जो प्रोविंसेस थे उनकी भी काउंसिल हो गई तो प्रोविंस लेवल पर। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जो पावर है, जो सेंट्रलाइज्ड पावर था वो डिसेंट्रलाइज हो रहा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा प्रोविंसेस को भी, प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स हैं, उनके जो काउंसिल हैं, उनको भी पावर दिया जा रहा है। तो यहां पर मेन बात यही निकल के आती है कि इस 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस की शुरुआत हुई, जो कि सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस जो 1773 में शुरू हुई थी उसके जस्ट अपोजिट मानी जाती है। Next, this empowered the viceroy to make rules and orders for the more convenient transaction of business in the council. अब यहां पर एक और पावर दे दिया इनको, किसको? वायसराय को। वायसराय को दिया कि भाई आप नियम कानून बना सकते हैं, ऑर्डर्स जारी कर सकते हैं, जिससे कि जो काम है, जो व्यवस्था है, जो काम है, देश का जो काम है, जो जिसका आप शासन कर रहे हो जो पूरे देश के अंदर, उसको सही ढंग से आप कर सको। तो पावर्स वायसराय को दिया गया, एम्पावर्ड द वायसराय, वायसराय को पावर दिया कि आप रूल्स रेगुलेशन बनाइए, ऑर्डर्स जारी करिए, जिससे कि आप ज्यादा बेहतर ढंग से काम कर सके, है ना। और वायसराय की तो एक काउंसिल थी, एक ऑलरेडी काउंसिल थी, आप देख रहे हैं उसमें देखिए ये कुछ मेंबर्स थे, ये 4 एग्जीक्यूटिव, ये जो मेंबर्स थे, एक होम मिनिस्ट्री, एक मिलिट्री, एक लॉ और एक रिवेन्यू, और एक ये फाइनेंस, होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू एंड फाइनेंस। ये लॉ वाला जो है एक नया बनाया गया था, लॉ वाला ये नया बनाया गया था। तो होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू एंड फाइनेंस। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि वायसराय के काउंसिल के पास जो अलग अलग काम थे वो अकेले तो कर नहीं सकते थे, तो इसीलिए उनके पास एक काउंसिल थी जो अलग अलग कामों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो अब इसको और थोड़ा बेहतर बनाने की जरूरत थी, और उसको रूल्स रेगुलेशन के साथ जो है काम कर सकें, ये प्रावधान भी इस काउंसिल एक्ट में किया गया। तो इट गेव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। ये आगे भी, आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये पोर्टफोलियो सिस्टम पे आधारित है। तो आपने देखा होगा कि आज भी भारत में जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं, जब सरकार बनती है, तो क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग मिनिस्ट्री के अलग अलग विभागों के मंत्री तय किए जाते हैं। यानी ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट क्या करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, और इस तरह से क्या बन जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाता है। ये मैं आज की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट सिनेरियो में। इसका मतलब क्या हुआ कि आज का हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं इस 1861 के काउंसिल एक्ट से
कुछ न कुछ तो प्रेरणा ग्रहण करता है, मोटिवेशन लेता है। क्योंकि देखिए यहां पर क्या करते हैं, और इस समय लॉर्ड कैनिंग थे, है ना। लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं, इन्होंने पहले ही 1859 में जो है ये सिस्टम शुरू किया था, लेकिन वो रिकॉग्नाइज था नहीं था। तो 1861 का जब ये काउंसिल एक्ट आया, तो इस एक्ट में इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया कि हाँ, ये आप जो कर रहे हो पोर्टफोलियो सिस्टम, कि एक व्यक्ति, काउंसिल का एक व्यक्ति है, उसको आप एक डिपार्टमेंट दे देते हो या 2 डिपार्टमेंट दे देते हो और उसको रेस्पॉन्सिबल बना देते हो कि भाई आप ये काम करिए और इस पे डिसीजन लीजिए, और फाइनली अगर कुछ जरूरत हो तो आप हमें बताइए। तो ये जो चीज है, ये जो एक्ट है, ये काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये रिकॉग्नाइज कर देता है लॉर्ड कैनिंग के उस पोर्टफोलियो सिस्टम को जो उन्होंने 1859 में शुरू किया था। अंडर दिस द मेंबर ऑफ द वायसराय काउंसिल वाज मेड इन चार्ज वन और मोर डिपार्टमेंट। ऐसा कई बार होता है, आज भी होता है कि कई बार कोई मिनिस्टर है, 1 या 2 विभागों के भी मंत्री बना दिए जाते हैं। तो वायसराय काउंसिल जो है उस समय भी देखिए कि अगर काम ज्यादा है तो एक विभाग के एक ही मंत्री होंगे, और अगर ऐसा है कि 2 विभाग का एक ही व्यक्ति देख सकते हैं, तो पोर्टफोलियो सिस्टम यानी विभागों के बंटवारे में कई बार 2 विभागों के काम को एक व्यक्ति भी देख सकते थे। तो जो काउंसिल के मेंबर्स होते थे उनको इस तरीके से पोर्टफोलियो सिस्टम के द्वारा काम का बंटवारा कर दिया जाता था, और वो रिस्पॉन्सिबल होते थे अपने काम को, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो क्या कर सकते थे वे लोग, तो वायसराय काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड वाज ऑथराइज्ड टू इशू फाइनल ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑन मैटर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट। मतलब ये एक और व्यवस्था ये थी कि ऐसा नहीं कि वो जो ऑर्डर जारी करते थे वो उनकी मर्जी का होता था, वो पूरे काउंसिल के बिहाफ पर जो है ऑर्डर जारी करते थे। और इस तरीके से जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, इसकी शुरुआत जो है वो मानी जा सकती है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से हुई। इस पोर्टफोलियो सिस्टम के बाद एक और महत्वपूर्ण काम जो इस समय होता है वो देखिए, जो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। दिस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 empowered the viceroy to issue ordinances without the concurrence of legislative council during an emergency, and the life of such ordinances was 6 months। यानी कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार पहली बार इसी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के माध्यम से वायसराय को दिया गया था। वायसराय उस समय में जब कोई इमरजेंसी हो, जब उन्हें लगता हो कि भाई अभी जो है हमें जो है काउंसिल की कोई ऐसी बैठक नहीं हो पा रही हो और कोई निश्चय नहीं किया जा रहा हो, एंड द वायसराय वाज मोस्ट पावरफुल, और उनको लगता है कि किसी कानून की जरूरत है, अभी ही जरूरत है, इसके लिए काउंसिल की कोई बैठक करने की भी जरूरत नहीं है, तो वो वायसराय वाज गिवन द पावर, ही वाज एम्पावर्ड द वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। मतलब बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंकरेंस की, सहमति के भी वो ऑर्डिनेंसेस जारी कर सकते थे, अध्यादेश जारी कर सकते थे, लेकिन द सिचुएशन शुड बी इमरजेंसी। लेकिन साफ उसमें इंडिकेट किया गया था कि ऐसा वायसराय तभी करेंगे जब कोई आपातकालीन स्थिति हो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, अन्यथा नहीं करेंगे। और साथ ही साथ दिस लाइफ ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, ये स्थायी कानून नहीं होता था। स्थायी कानून बनाना है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही बनेगा, जो वायसराय के पास जो काउंसिल होती थी उसमें ही तय होगा। लेकिन अगर 6 महीने तक के लिए चाहे तो इस तरह का ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता था, यानी कि ऑर्डिनेंस एक अस्थायी कानून था, और इस अस्थायी कानून जो ऑर्डिनेंस के नाम से जाना जाता था, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की देन है। तो देखिए 2 बड़ी चीजें यहां पर निकल के आती है, एक तो ऑर्डिनेंस, दूसरा पोर्टफोलियो सिस्टम, तीसरा डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत,
तो ये तीन बड़ी चीजें इस इंडियन काउंसिल 1861 की देन है। अब इसको वर्तमान के इंपैक्ट के नजरिए से देखें अगर आप, तो क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो देखिए, पहली चीज तो ये आपके दिमाग में आ गया अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो, क्या कि भाई ऑर्डिनेंस तो आज भी हमारे संविधान में मौजूद है। आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट जो है ये अध्यादेश जारी करते हैं। जब मान लीजिए संसद की बैठक नहीं चल रही हो या कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति हो तो वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, और उसकी लाइफ भी 6 महीने की होती है ना, 6 महीने की होती है। अब वो ऑर्डिनेंस जब पढ़ेंगे या प्रेसिडेंट का पावर पढ़ेंगे, आर्टिकल 123 पर जब डिस्कस करेंगे तो उसको विस्तृत रूप से देखेंगे। लेकिन यहां पर आप 1861 के इस काउंसिल एक्ट के पढ़ते हुए अब ये देखिए कि उस समय में भी ब्रिटिश शासन काल ने ये इस तरह के पावर्स वायसराय को दिए थे, और वो चीज हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमने उससे एक्सट्रैक्ट करके, उसको समझ करके अपने संविधान में भी इस्तेमाल किया, और आज हमारे लिए ये उपयोगी साबित हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, प्रोविंशियल जो गवर्नर होते थे उनसे रिलेटेड भी कुछ बातें हुई थी, लेकिन अब वो उस समय की बात अलग थी। अब आज अगर देखेंगे आप तो हमारे संविधान में आर्टिकल 213 उसमें गवर्नर को ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दिया गया है। जो हमारे प्रांत के गवर्नर है, राज्य के गवर्नर है, उनको भी ये पावर दिया गया है। तो ऑर्डिनेंस का कॉन्सेप्ट हमने कहां से सीखा? 1861 के काउंसिल एक्ट से। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात जो हम कर रहे हैं, एक और महत्वपूर्ण बात ये कि पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब विभागीकरण, यानी डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि जो काम है, जो सरकार के काम है, उनको मंत्रियों के बीच बांट देना, और उन मंत्रियों को यह अधिकार देना कि आप अपने अपने स्तर पर काम कीजिए, निर्णय लीजिए, लेकिन जो भी निर्णय होगा वो उस पूरे काउंसिल का होगा। तो आज भी ये होता है, जो मंत्री निर्णय लेते हैं विभिन्न विभागों के, वो कोई ऐसा नहीं कि उस विभाग का निर्णय, वो पूरे कैबिनेट का निर्णय होता है। तो जो एक कलेक्टिव डिसीजन का जो कॉन्सेप्ट है, एक सामूहिक जो नेतृत्व या सामूहिक निर्णय की जो अवधारणा है, वो कहीं ना कहीं इस 1861 के काउंसिल एक्ट से प्रभावित मानी जा सकती है। तीसरी बात जो आपको बताया यहाँ पर शुरू में कि यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि जो सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था उसके उल्टी प्रक्रिया शुरू हुई और डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई। प्रोविंसेस में यानी प्रांतों को नए नए प्रांतों का बनाया जाना, प्रांतों में लेजिस्लेटिव काउंसिल का बनाया जाना, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनको पावर्स दिया जाना, यानी प्रोविंसेस के गवर्नर को पावर्स दिया जाना। यानी कि यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट आ गया कि सारे पावर्स केवल वायसराय के पास ही हो ये जरूरी नहीं है, बल्कि जो प्रोविंसेस के जो गवर्नर हैं उनके पास भी कुछ पावर होना चाहिए। इससे स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर काम करने में सहूलियत मिलती है, और इससे जो वर्क होता है या इससे जो लॉ बनता है वो ज्यादा हम इफेक्टिवली लागू कर सकते हैं। तो आज भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आज भी आप देखिए, हमारे इस चीज को हमने सीखा, और आज जब हम कानून बनाने की बात करते हैं तो सारे कानून जो है संसद ही बनाए, ये जरूरी नहीं है। कुछ कानून संसद बनाती है, जो यूनियन सब्जेक्ट के विषय होते हैं, केंद्रीय जो विषय होते हैं उन पर संसद बनाती है, केंद्रीय सूची के विषय पर। राज्य स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं, उस पर हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है या लेजिस्लेचर बनाती है राज्यों की। और स्थानीय स्तर पर जो देखेंगे तो लोकल लेवल पे भी राइट्स दिए हुए हैं। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन की जो बात है वो यहां से शुरू हुई, और हमने इसे सीखा और अपने संविधान में भी इसका उपयोग किया। तो 1861 के इस काउंसिल एक्ट से जो प्रावधान किए गए और जिन परिस्थितियों में लाया गया, और साथ ही साथ इसका इंपैक्ट जो हमारे संविधान पर पड़ा, इन सारी बातों को हमने यहां पर रखा है। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना, और साथ ही साथ आपने ये भी बताया, आप लोगों ने हमारे इन बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अगले जो काउंसिल एक्ट है 1892 का, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।